Very good afternoon. Very good afternoon, all of you. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था एम्प्लॉय कॉस्ट का चैप्टर। अच्छा, एक चीज बताएं, कल मैंने आपको 2 क्लासें भेजी थी रिकॉर्डेड। आपने वो रिकॉर्डेड क्लासें ली है या नहीं ली? अगर नहीं ली है तो अपन स्टार्टिंग से चालू करते हैं। आपने वो क्लासेस ले ली तो हम आगे से चालू करते हैं। अर्पिता कह रही है सर फर्स्ट ली थी। प्राची कह रही है डन। नेहा, राकिब, नेहा ले ली आपने दोनों क्लासेस? नहीं ली? ओके, चलिए मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूं। ठीक है, प्राची आपने ले ली तो कोई बात नहीं है। अगर आपको दोबारा लेनी हो तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं, आपने बहुत बढ़िया से लिए। वो दोनों क्लास बहुत ही डिटेल्ड क्लास, डिटेल में कराया हुआ था सब कुछ। उससे आगे तक आज हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है? तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अभी रुके। अगर आपको लगता है तो आप दोबारा ले सकते हैं, बाकी कोई इश्यू नहीं, ठीक है? चलिए, तो जिन्होंने कल वाली दोनों रिकॉर्डिंग ले ली उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो अभी ले, और जिन्होंने कल के रिकॉर्डिंग क्लास नहीं ली वो मेरे साथ में आ जाइए। चलिए, हमने बेटा चैप्टर स्टार्ट किया था एम्प्लॉय कॉस्ट का। एम्प्लॉय कॉस्ट के चैप्टर में मैंने आपको कुछ बातें कही थी। एम्प्लॉय कॉस्ट में हमने बोला था साहब, एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट। तो इसमें 2 तरह की चीजें आती है। एक तो हम एम्प्लॉय को देते हैं जो उसका वेजेज है, वेजेज के साथ हम उसे कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, कोई बोनस दे सकते हैं, एटसेट्रा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर, तो हमने कहा या तो हमारा एम्प्लॉय में वेजेस, इंसेंटिव या बोनस की कॉस्ट आई हो, या फिर लेबर टर्नओवर की वजह से कॉस्ट आई हो। लेबर टर्नओवर का मतलब है, पहले हम बात करते हैं लेबर टर्नओवर की। तो लेबर टर्नओवर का मतलब है, हो सकता है कुछ नए एम्प्लॉय एडिशन हो गए हो, कुछ पुराने एम्प्लॉय सेपरेट हो गए हो, मतलब छोड़ के चले गए हो, या फिर कोई छोड़ के गए उनकी जगह आप नए एम्प्लॉय ले आए हो, तो उसको कहते हैं एडिशन, सेपरेशन या फिर रिप्लेसमेंट। अब अगर आप नए एम्प्लॉय रिक्रूट करोगे तो उनको रिक्रूट करने पे कुछ कॉस्ट लगेगी। जैसे पहले आप एडवर्टीजमेंट दोगे, साहब हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, फिर इंटरव्यू देने आएंगे तो इंटरव्यू लेने के लिए खर्चा होगा, फिर उसमें से सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो कुछ कॉस्ट लगती है।
कुछ पुराने एम्प्लॉय की अगर छुट्टी की जाएगी, उन्हें निकाला जाएगा, तो उनका फाइनल हिसाब करना पड़ेगा, उनको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो लेबर टर्नओवर की वजह से, लेबर टर्नओवर का मतलब कुछ एम्प्लॉय जाते हैं, कुछ नए एम्प्लॉय रखे जाते हैं, तो उस सिचुएशन में कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को कहते हैं लेबर टर्नओवर कॉस्ट। अब किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे पता रहे कि साहब उसकी लेबर टर्नओवर कॉस्ट कितनी है, और लेबर टर्नओवर कॉस्ट से पहले उसे क्या पता होना चाहिए, हमारा लेबर टर्नओवर कितना है। एक्चुअली उसे क्या पता होना चाहिए कि उसका लेबर टर्नओवर कितना है। तो जो वो लेबर टर्नओवर है, लेबर टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट के चैप्टर का सबसे पहला पार्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट के चैप्टर में जो हम सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं वो है लेबर टर्नओवर रेट्स। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट करते हैं लेबर टर्नओवर रेट्स। अपने नोट्स निकाल सकते हैं आप, वैसे मैं आपको नोट करवा रहा हूं, फिर भी ये सारी बातें आपके नोट्स में लिखी हुई है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। ठीक है, लिखना कुछ भी नहीं है, केवल समझना है। लेबर टर्नओवर रेट्स। लेबर टर्नओवर रेट्स का मतलब क्या है साहब? टर्नओवर रेट निकालने के लिए बोले देयर आर वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? तो बोले सबसे पहला मेथड, सबसे पहला मेथड है एडिशन मेथड। एडिशन मेथड आपको क्या कहते हैं? एडिशन मेथड मतलब जो लोग कंपनी में नए आए हैं, कितने लोग नए आए हैं, उनका रेशियो निकालना है। तो ये आपको क्या कहता है? ये फॉर्मूला आपको कहता है कि साहब नंबर ऑफ एडिशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये लीजिए, ये फॉर्मूला आपको क्या कहता है? ये आपको बताएगा नंबर ऑफ एडिशन, लेबर टर्नओवर बाय एडिशन मेथड। इससे आने वाले फॉर्मूले का आंसर का मतलब क्या है, उससे ये पता चलता। मान लो आंसर आ रहा है 10%, तो वो 10% आपको क्या बताता है? वो 10% आपको बताता है कि साहब अगर कंपनी में एवरेज 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं। हाँ बोलो, पूछो बेटा, बोलिए। बोल के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, बोल के पूछ सकते हो, सुन रहा हूं। सर गलती से रैंडहेज हो गया। ठीक है, तो हमने कहा कि साहब जितने लोग नए आए, अब मान लो 10% रेट है, तो वो 10% रेट क्या बताता है कि अगर कंपनी में एट ए टाइम एवरेज 1000 लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब इस साल 100 नए लोग, 1000 का 10%, 100 नई वैकेंसी निकलेगी इस कंपनी में। ये क्या बताता है? ये वो वाली चीज आपके सामने रखी। डन। तो पहला मेथड है एडिशन मेथड। एडिशन मेथड के बाद सेकंड मेथड आता है
कि भाई ये तो वो है जो नए लोग आते हैं, कितने लोग छोड़ के जाते हैं, तो दैट इज सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड मतलब जो लोग छोड़ के चले गए, जो लोग कंपनी छोड़ के चले गए, दैट इज नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे क्या पता चलता है कि कितने लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं। अब बेटा छोड़ के जाने के दो रीजन होते हैं, छोड़ के जाने के दो रीजन होते हैं। कौन कौन से? छोड़ के जाने में कौन कौन से लोग होते हैं बेटा? छोड़ के कौन कौन से होते हैं? जो लेफ्ट करके गए, जो खुद छोड़ के गए, या फिर जिनको रिट्रेंच कर दिया। रिट्रेंच का मतलब होता है निकाल दिया, जो खुद छोड़ के गए हैं और जिनको निकाल दिया गया। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला आपको क्या कहता है? रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड बहुत बढ़िया है। रिप्लेसमेंट मेथड ये कहते हैं कि आपने ये बता दिया नए लोग कितने आए, आपने ये बता दिया पुराने कितने छोड़ के चले गए। अब आप ये बताइए कि जो पुराने छोड़ के गए हैं उनके जगह पे कितने आए। एक आदमी गया, उसकी जगह पे दूसरा आ गया। देखो नए लोग दो तरह से आ सकते हैं, एक तो कोई पुराना छोड़ के जाए उसकी जगह पे आए, और एक कोई नई जगह पे आए। तो नई जगह पे आता है उससे दिक्कत नहीं है, पुराना छोड़ के जाता है उसकी जगह पे नया आदमी आता है। अब सोचो पुराना छोड़ के जाता ही नहीं तो क्या नए वाले को बुलाने की जरूरत पड़ती? क्या हमें उस कॉस्ट को बचाना चाहिए? देखो काम बढ़ता है तो नए लोग रखने पड़ते हैं, तो एडिशन समझ में आता है। कई बार पुराने लोगों को छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन पुराना गया उसकी जगह पे नया आया तो वो तो फालतू ही काम हुआ। अगर पुराना छोड़ के जाता ही नहीं तो उसकी जगह पे नए को बुलाना नहीं पड़ता, मतलब ना तो पुराने का सेटलमेंट करना पड़ता, ना नए को लाने पे खर्चा करना पड़ता, तो सेविंग हो जाती। तो रिप्लेसमेंट तो ये कहता है कि साहब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब पुराने छोड़ के गए उनकी जगह पे आ गए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? हाँ भाई, तीन चीजों में, तीनों फॉर्मूला में किसी को कोई कंफ्यूजन है? तीनों फॉर्मूला में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है क्या? दिव्या नहीं है, अर्पिता नहीं है, ठीक है। चलिए साहब फॉर्मूला नंबर 4, फिर एक थोड़ा सा अच्छा आदमी है, थोड़ा जिसके पास नॉलेज था, उसने कहा नहीं नहीं मैं बड़ा आदमी हूं, मैं भी आपको फॉर्मूला देता हूं। मैंने कहा भाई ठीक है तुम्हारी बात ही मान लेते हैं। उसका नाम था फ्लेक्स। तो उसने कहा भाई मैं अपना मेथड दूंगा। मैंने कहा बता दो भाई तुम क्या देना चाहते हो। तो उसने कहा मेरे मेथड का नाम होगा फ्लेक्स मेथड। मैंने कहा भाई तुम फ्लेक्स मेथड में क्या कहना चाहते हो? बोले ऐसे नहीं, आपने निकाल दिया कितने आए और कितने गए। नहीं, जो आए हैं और जो गए हैं
उनका एवरेज करके निकालो। जो लोग आए हैं और जो लोग गए हैं उनका एवरेज करके निकालो। मैंने कहा चलो भाई अभी देख लेते हैं, उनका एवरेज करने की बात कह रहे हैं। चलिए, तो इन्होंने कहा सबसे पहले तो एवरेज करते हैं। एवरेज का मतलब हाफ डिवाइडेड बाय 2। मैं डिवाइडेड बाय 2 को हाफ भी लिख सकता हूं, 1/2 भी लिख सकता हूं। नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय 2। एडिशन प्लस सेपरेशन डिवाइडेड बाय 2, तो मैंने इसको लिख दिया 1/2 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड multiplied by 100। एवरेज नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? तो हमने क्या कहा कि साहब हाफ नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड। तो फ्लक्स ने कहा साहब दोनों का एवरेज करो, आप केवल एडिशन और केवल सेपरेशन मत लो, दोनों का एवरेज करके दिखा दो। क्लियर है? हाँ जी, इज इट ओके? फ्लक्स का फॉर्मूला नंबर 1, ये फ्लक्स का फर्स्ट फॉर्मूला है। अब देखिए फ्लक्स का सेकंड फॉर्मूला। फ्लक्स का सेकंड फॉर्मूला आपको क्या कहता है? फ्लक्स में दो अलग अलग फॉर्मूले दिए। दोबारा हाफ, वो कहता है पहले आपने किसके हिसाब से निकाला था? सबसे पहले आपने निकाला था एडिशन के हिसाब से और आपने निकाला था सेपरेशन के हिसाब से। अब वो कहता है एवरेज कीजिए। किसका एवरेज कीजिए? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन। उसने कहा मुझे ये बताइए कि कितने लोग छोड़ के चले गए और उनकी जगह कितने नए आ गए। तो वो तो हो गए रिप्लेस, और जो फिर छोड़ के चले गए, जो जगह खाली रह गई, तो सेपरेशन। तो एडिशन प्लस सेपरेशन, पहला निकाला फॉर्मूला दिया एडिशन प्लस सेपरेशन, दूसरा फॉर्मूला दिया रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? तो टोटल मिला के बेटा ये 5 फॉर्मूले हो गए। टोटल मिला के कितने फॉर्मूले हो गए? 5। प्रैक्टिकली देखें तो 4। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन मेथड, कितने लोग आए। फिर हो गया सेपरेशन, दैट इज रिप्लेसमेंट, 3 मेथड हो गए। उसके बाद फ्लक्स ने कहा एक बार एडिशन और सेपरेशन का एवरेज करके निकाल दो, एक बार रिप्लेसमेंट और सेपरेशन का एवरेज करके निकाल दो। तो टोटल मिला के 5 फॉर्मूला हो गए। क्लियर है? पांचों फॉर्मूला? हाँ जी नेहा, पांचों फॉर्मूला क्लियर है? चलिए लास्ट चीज, लास्ट हमें क्या कहता है? लास्ट हमें कहा गया कि साहब ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे आता है? सर आपने लिखा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, ये एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो बेटा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग वर्कर कितने थे, क्लोजिंग वर्कर कितने हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग वर्कर्स प्लस क्लोजिंग वर्कर्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। क्लियर है?
सभी अपना कंपाइलर निकालिए। कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से करते हैं। कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 1। कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 1। निकाल लिया सभी ने कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 1? चलिए देखिए, कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा, ड्यूरिंग द ईयर 2015, ड्यूरिंग द ईयर 2015 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सोनल डिपार्टमेंट। पर्सोनल डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट में लेबर्स का हिसाब रखा जाता है, ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ एंड एट द एंड ऑफ मंथ। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 1, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, तो ओपनिंग वर्कर थे 1900, क्लोजिंग वर्कर थे 2100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2000 वर्कर। आगे क्वेश्चन आपको कहता है, ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपुल लेफ्ट, 25 पीपुल लेफ्ट, 25 लोग छोड़ के चले गए, एंड वाहिल 40% वर डिस्चार्ज, और 40% ऐसे थे जिनको निकाल दिया गया। 25 खुद छोड़ के गए, 40% को निकाल दिया गया। ठीक है साहब। आगे कहता है 280 वर्कर्स वर एंगेज्ड, नए कितने लोग रखे गए, 280 वर्कर्स, आउट ऑफ विच ओनली 30 वर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। इसका मतलब 280 में से केवल 30 लोग ऐसे थे जो छोड़ के जाने वालों की जगह पे आए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला मेथड, पहला मेथड आपको कहता है एडिशन मेथड। एडिशन मेथड में नंबर ऑफ वर्कर, कितने नए वर्कर रखे गए थे, 280, एवरेज वर्कर्स कितने थे, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 14%। सेकेंड, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड क्या कहता है, कितने लोग छोड़ के चले गए, तो बोले 25 तो छोड़ के चले गए, 40% को हमने निकाल दिया, टोटल कितने हो गए, 25 खुद गए, 40 को हमने निकाल दिया, टोटल हो गए 65 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100,
25%. Third, replacement method. रिप्लेसमेंट मेथड, कितने लोगों को रिप्लेस किया गया, जो लोग छोड़ के गए उनकी जगह पे कितने लोग आए थे। दैट इज 1.50%. फॉर्मूला नंबर 4, फ्लक्स मेथड। फ्लक्स के दो फॉर्मूला थे, तो फ्लक्स का फर्स्ट फॉर्मूला, फ्लक्स ने कहा था कितने नए लोग आए हैं और कितने लोग छोड़ के चले गए, उसका 1/2 कर दो, मतलब उसको एवरेज कर दो, डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100. सर हाँ, सर ये फ्लक्स मेथड में एडिशन है ना 280 प्लस 50 मतलब 65 या मल्टीप्लाई। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस प्लस प्लस, गलती होगी, प्लस 280 प्लस 65. ओके, कितने लोग नए आ गए और कितने लोग छोड़ के चले गए उसका एवरेज। आंसर बता दीजिए। एट 625%. फ्लक्स का सेकंड फॉर्मूला, फ्लक्स का सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, हाफ ऑफ, किसका हाफ, कितने लोग रिप्लेस हुए हैं और कितने लोग छोड़ के गए। तो रिप्लेस हुए 30, छोड़ के गए हैं 65 का हाफ। चलिए सर ये आंसर भी बता दीजिए। 2.375%. ये आपका था सॉल्यूशन नंबर 1। क्लियर, इजी सा क्वेश्चन था। अब बताइए क्या किसी को लेबर टर्नओवर में कोई दिक्कत है, लेबर टर्नओवर रेट निकालने में कोई दिक्कत है क्या। नेहा नहीं है, दिव्या नहीं है, अर्पिता कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए साहब, ये तो हो गई लेबर टर्नओवर रेट की बात। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, लेबर टर्नओवर कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर कॉस्ट। लेबर टर्नओवर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह हटा दूं। लेबर टर्नओवर कॉस्ट,
मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी कि बेटा जब कुछ लोग छोड़ के जाते हैं या कुछ नए लोगों को हम हमारी कंपनी में रखते हैं या फिर जो छोड़ के जाते हैं उनकी जगह पे नए लोगों को रखते हैं, तो साहब जब कोई पर्सन कंपनी में नया रखा जाता है तो उसको रखने के लिए एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, फिर उसके इंटरव्यू वगैरह करवाए जाते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन सब पे एक कॉस्ट इनकर होती है। जो पुराने लेबर छोड़ के गए हैं उनका सेटलमेंट भी किया जाता है, उनको छोड़ के जाने के टाइम पैसा भी दिया जाता है। तो वो सारी चीजें जो है, और एक आदमी चला गया अब उसकी जगह दूसरा आएगा, तब तक उसमें होने वाले नुकसान कौन सा कि अगर वो छोड़ के नहीं जाता तो नया आदमी जब तक नहीं आता तब तक काम नहीं रुकता। तो जो काम का नुकसान हुआ है उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट कम हुआ है वो प्रॉफिट भी कौन सी कॉस्ट माना जाता है? लेबर टर्नओवर कॉस्ट माना जाता है। फटाफट से आप देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पढ़े, निकाल लिया सभी ने क्वेश्चन नंबर 2? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है, देखिए। द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है is worried about the increasing labor turnover in the factory। XYZ लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है वो worried है फैक्ट्री में जो लेबर टर्नओवर हो रहा है उसके लिए, ठीक है। And before analyzing the causes and taking remedial steps, ठीक है, they want to have an idea of profit foregone as a result of labor turnover during the last year, ठीक है साहब। they want to have an idea of the profit foregone as a result of the labor turnover during the last year। ओके, अब लेबर टर्नओवर की वजह से कुछ प्रॉफिट भी नहीं कमा पाए कि लेबर आते रहे जाते रहे तो काम कम हो पाया। देखिए क्या कहता है, ये कहता है लास्ट ईयर्स सेल, पिछले पूरे साल की सेल कितनी थी? 83,03,300। एंड द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, आप सबको पता है पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है। सेल्स को जब पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, समझ गए? ये आप सबने मार्जिनल का चैप्टर पढ़ रखा है, ओके। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड ड्यूरिंग द लेबर फोर्स, डायरेक्ट लेबर फोर्स वाज 4.45 लाख, मतलब 4,45,000 आवर्स। पिछले पूरे साल में लेबर्स ने 4,45,000 आवर्स काम किया है। एज ए रिजल्ट ऑफ द डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग द वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर, जो लोग छोड़ के गए उनकी जगह पे नए आदमी रखने में आपने लेट किया, लेट करने से 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट, मतलब जो आपने लेबर लेट रखा छोड़ के जाने की वजह से, अगर छोड़ के जाते ही दूसरा लेबर आ जाता या वो छोड़ के नहीं जाते तो 1 लाख आवर्स ज्यादा काम होता, हो ही नहीं पाया। द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स। जो ये 4,45,000 आवर्स बता रखे हैं, उस 4,45,000 आवर्स में 30,000 आवर्स ऐसे हैं
जिस टाइम में नए लेबर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। आउट ऑफ, अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रेनिंग देते वक्त कोई काम नहीं होता, काम तो होता है लेकिन कम काम होता है। तो उन्होंने क्या बताया, हाफ ऑफ द आवर्स आर अनप्रोडक्टिव। पहले मैं आपको समझाता हूं फिर काम होता है, पहले मैं आपको समझाता हूं फिर काम होता है। तो 30,000 आवर्स ऐसे थे जब ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो उस 30,000 आवर्स में हाफ टाइम ऐसा था जब कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो मुझे बताइए पूरे साल में कितने आवर्स प्रोडक्शन हुआ है, पूरे साल में कितने आवर्स प्रोडक्शन हुआ है। पूरे साल में कितने आवर्स प्रोडक्शन हुआ है। बता सकते हैं कोई? बेटा जब टोटल कितने आवर्स काम हुआ था, टोटल कितने आवर्स काम हुआ था? 4,45,000 टोटल काम हुआ था, 4,45,000। इसमें 30,000 आवर्स ऐसे थे, इसमें 30,000 आवर्स ऐसे थे जिसमें से हाफ टाइम काम नहीं हुआ, तो 15,000 आवर्स अनप्रोडक्टिव थे। तो 4,45,000 माइनस 15,000, तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं? 4,30,000। और इस 4,30,000 में कितना माल बनाया गया? 83,03,300 में सेल होने वाला इतना माल बनाया गया जो कि 83,03,300 में सेल हो। डन। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है साहब, द कॉस्ट इनकर्ड consequent on labor turnover revealed an analysis the following। अब देखिए कॉस्ट बता रखी है, बोले जब लेबर टर्नओवर का रिवैल्यूएशन किया गया तो कैसी कॉस्ट आई? पता चला सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, जो लोग छोड़ के गए उनके साथ सेटलमेंट करके 43,820 रुपीज दिए गए उनको। जब आपके साथ कोई छोड़ के जाता है तो आपको अगर उसका पैसा बाकी है तो वो पैसा देना पड़ता है, तो वो कितना पैसा लगा? 43,820 रुपीज। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, नए लेबर्स को रखना रिक्रूटमेंट कहलाता है, तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट क्या लगी? 26,740। सिलेक्शन, उनमें से सही का बढ़िया लेबर का सिलेक्शन करना, उस पर लग गया 12,750। ट्रेनिंग देने में लग गया 30,490। ये कहता है साहब, एज्यूमिंग दैट पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस, अगर लेबर छोड़ के नहीं जाते या छोड़ के गए उनकी जगह तुरंत दूसरे लेबर रख लिए जाते तो पोटेंशियल प्रोडक्शन का नुकसान नहीं होता। लॉस एज ए कंसिक्वेंस ऑफ लेबर टर्नओवर कुड हैव बीन सोल्ड एट सेलिंग प्राइस, और उस टाइम जो प्रोडक्शन होता वो भी मार्केट में बेच दिया जाता नॉर्मल मार्केट रेट। फाइंड द प्रॉफिट फोरगोन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर की वजह से आपको पिछले साल कितने रुपए का नुकसान हुआ, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया? चलिए साहब, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। सबसे पहले
लेबर टर्नओवर कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? सेटलमेंट कॉस्ट, ड्यू टू लिविंग, जो लोग छोड़ के गए हैं उन लोगों को छोड़ के जाने की वजह से सेटलमेंट कॉस्ट आ गई 43,820 रुपीज। सेकंड, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, नए लेबर रखने पड़े तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट आ गई 26,740 रुपीज। सिलेक्शन कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट आ गई 12,750। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग कॉस्ट, ₹30,490 रुपीज। एक और कॉस्ट आई बेटा, कॉस्ट आ गई कंट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का भी लॉस हो गया। अब ये कंट्रीब्यूशन का लॉस कितना हुआ है ये हमें पता नहीं है, तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगी लेबर टर्नओवर कॉस्ट। चलिए सर, अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, कितने कंट्रीब्यूशन का लॉस हो गया। चलो सर अभी निकालते हैं। अब कंट्रीब्यूशन का लॉस तब पता चलेगा जब लॉस ऑफ सेल पता चले, तो मैंने कहा सबसे पहले निकालते हैं लॉस ऑफ सेल। कितने रुपए की सेल हुई थी पिछले साल? 43,03,300, इतने ही रुपए की सेल हुई थी बेटा। ये सेल कितने आवर्स में हुई थी? इतनी सेल करने के लिए जो माल बनाया था उस माल को बनाने में कितने आवर्स लगे थे? आवर्स बताना भैया। आप कहते हो पिछले पूरे नहीं बेटा, 4,45,000 नहीं लगे। 4,45,000 में से 15,000 आवर्स तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं था, वो तो ट्रेनिंग देने में चले गए थे। 4,30,000 आवर्स, तो हम कहते हैं कि 4,30,000 आवर्स के लिए पैसा लगता है 83,03,300। तो 1,00,000 आवर्स में कितनी सेल होती? तो 1,00,000 आवर्स में कितनी सेल होती? $19,31,000। तो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना होता? अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन लॉस, कितने रुपए के कंट्रीब्यूशन का नुकसान हो गया? 19,31,000 का 20%, 19,31,000 का 20%, ₹3,86,200। हाँ जी, ये 3,86,200 सभी को समझ में आ गए या किसी को कंफ्यूजन है? किसी को भी है तो आराम से बोलिए।
आ गया। अर्पिता कह रही है आ गया सर। ओके आ गया। चलिए एक बात और निकाल देते हैं, प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स कैसे निकाला? हमने कहा साहब टोटल आवर्स कितने थे? टोटल आवर्स थे 4,45,000 माइनस अनप्रोडक्टिव ड्यू टू ट्रेनिंग, अनप्रोडक्टिव ड्यू टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की वजह से अनप्रोडक्टिव कितने थे? 30,000 का हाफ 15,000 माइनस कर दो तो ये हो गए 4,30,000 आवर्स, दैट इज प्रोडक्टिव आवर्स। हाँ जी, अब बताइए क्या किसी को सेकंड क्वेश्चन पूरा क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सभी को? तो ये था हमारा पूरा लेबर टर्नओवर का कॉन्सेप्ट। लेबर टर्नओवर में दो तरह की बातें पूछी जा सकती हैं, एक लेबर टर्नओवर रेट पूछी जा सकती है, दूसरा लेबर टर्नओवर कॉस्ट पूछा जा सकता है। क्लियर है? अब आपको करना है लेबर टर्नओवर का ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 ठीक है? ओके चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। देखिए क्या कहता है, हमने कहा साहब दूसरा लेबर का काम है लेबर कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? साहब लेबर की कॉस्ट, वेजेज की कॉस्ट, प्लस लेबर को वेजेज के साथ क्या दिया जाता है? इंसेंटिव दिया जाता है। लेबर को वेजेस दिया जाता है और इंसेंटिव। इंसेंटिव क्यों दिया जाता है? जिससे कि वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करे, ज्यादा प्रोडक्शन करे। अगर वो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और हमारे कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। ठीक है? अब जब लेबर को आप वेजेस देते हो तो लेबर को वेजेस दो तरीके से दिया जाता है बेटा।
जब लेबर को आप वेजेस देते हो तो लेबर को वेजेस दो तरीके से देते हो। एक तीसरा तरीका भी होता है, पहले दो तरीके डिस्कस करो। एक तो देते हो टाइम रेट से, एक तो पेमेंट देते हो आप वेजेस वर्कर को टाइम रेट से, एक आप वर्कर को वेजेस देते हो प्रोडक्शन रेट से, प्रोडक्शन रेट। और तीसरा वेजेस देते हो फिक्स्ड पैसा। फिक्स्ड पैसा मतलब मंथली या फिर ईयरली, कि आपको इतना पैसा मिलेगा। टाइम रेट से पैसा देने का मतलब है पर आवर, और प्रोडक्शन रेट से पैसा देने का मतलब है पर पीस। तो वर्कर को जो पैसा दिया जाता है, जो वेजेस पे किया जाता है, वो तीन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। डन। क्लियर है क्या साहब? अब बात ये आती है, मुझे एक बात बताओ बेटा, इंसेंटिव कहां दिया जाएगा? क्या इसमें इंसेंटिव दिया जा सकता है? क्या टाइम रेट में उसे इंसेंटिव दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। अगर वो अपने गिवन टाइम में प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, क्योंकि हम अगर उसे 1 आवर का पैसा देते हैं तो हमने ये भी डिसाइड कर रखा होगा 1 आवर में कितना काम होना चाहिए। अगर वो अपने डिसाइड वाले काम से ज्यादा काम करता है तो हम उसे यहां भी इंसेंटिव दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम उसे पैसा पर पीस के हिसाब से देते हैं तो वो कहता है ठीक है सर, आप तो मुझे पीस के हिसाब से पैसा दे रहे हो। अब अगर मैं पूरे दिन में बैठे बैठे एक पीस बनाऊं तो एक का पैसा दे देना, 10 बनाऊं तो 10 का पैसा दे देना, मेरे काम के अकॉर्डिंग पैसा दे रहे हो आप। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा बनाओ, मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा, तो यहां भी हम उसे क्या दे सकते हैं? इंसेंटिव दे सकते हैं। अब एक बात दो, महीने का या साल का पैसा फिक्स दे रहे हैं तो क्या हम प्रोडक्शन की कोई बात कर रहे हैं? महीने का फिक्स है, इतना पैसा मिलेगा। क्या हम काम चेक कर रहे हैं या फिक्स्ड पैसा दे रहे हैं? क्या हम जो पैसा दे रहे हैं वो काम के हिसाब से दे रहे हैं या फिक्स्ड दे रहे हैं? तो यहां पे कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। इसका मतलब इंसेंटिव देने के दो तरीके, या तो इंसेंटिव दिया जाएगा टाइम रेट पे या फिर इंसेंटिव दिया जाएगा पीस रेट पे। आप ऐसा बोल सकते हो, या तो इंसेंटिव दिया जाएगा टाइम रेट पे या फिर इंसेंटिव दिया जाएगा पीस रेट पे। अब कितना इंसेंटिव दिया जाए, कितना इंसेंटिव दिया जाए, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? क्या इंसेंटिव की कैलकुलेशन के लिए अलग अलग प्लान होने चाहिए? क्या फॉर्मूला होने चाहिए? क्या रूल होने चाहिए? क्या इंसेंटिव की कैलकुलेशन के लिए कुछ प्लान, कुछ रूल, कोई सिस्टम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो बोले वैसे तो बेटा जिस आदमी की फैक्ट्री है, जो पर्सन बिजनेस करता है, वो अपना सिस्टम खुद बनाता है, लेकिन सभी लोग इतने पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कई बार आप नहीं कहते मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे तो पापा की फैक्ट्री है, ठीक है ना? कई लोग आपको ऐसा कहते हैं तुम्हें तो पापा का बिजनेस है, पापा की शॉप में बैठना है, फिर तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसा सुना है ना? क्यों तुम पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करने के बाद तुम यहीं पे क्यों काम कर रहे हो?
ऐसा होता है। तो फिर अगर वहां काम करने वाले जिनकी फैक्ट्री है उन लोगों के पास अपना खुद का सिस्टम नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, जो डिसाइडेड सिस्टम चल रहे हैं, जो पहले से बने हुए सिस्टम चल रहे हैं, उन्हीं सिस्टम को फॉलो कर ले। अब वो सिस्टम कुछ किसने दिए होते हैं बेटा, कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, महात्मा लोग। महात्मा तो क्या है, जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं। तो जो ज्ञानी लोग पढ़े लिखे, जैसे कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई बहुत बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने बहुत पढ़ाई कर रखी है, बहुत सारे सिस्टम के बाद कुछ रूल्स बना रखे हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने रूल दे रखे हैं कि इंसेंटिव कितना देना चाहिए। आप इंसेंटिव क्यों दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़िया हो, उसकी एफिशिएंसी बढ़िया हो। तो वो कहता है कि आप अपने एम्प्लॉय की एफिशिएंसी देखो और उस एफिशिएंसी के हिसाब से उसे इंसेंटिव दो। कितनी एफिशिएंसी पे वो पर्सन काम करता है, आप उसके हिसाब से उसे इंसेंटिव दे दो। क्लियर, समझ गए मेरी बात। अब बोले सर ये ज्ञानी लोग कौन कौन थे, और उन्होंने कौन कौन से फॉर्मूले दिए हैं। चलो बेटा, तो इन ज्ञानी लोगों की हम बात कर लेते हैं। उनके फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है, केवल आपको समझना है। फिर भी मैं बहुत फेयर फेयर लिख रहा हूं, लेकिन आपको केवल और केवल समझना है। ठीक है, चलिए सर, सबसे पहले हम कहते हैं वेजेस इंसेंटिव प्लान। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा वेजेज इंसेंटिव प्लान। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। पीस रेट, उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने, ये प्लान किसके लिए है, ये प्लान उन लोगों के लिए है जो पीस रेट से पेमेंट करते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन के हिसाब से पेमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए ये प्लान्स है। उन लोगों के लिए प्लान क्या क्या है, सबसे पहला, आप सबने इसका नाम सुना होता है, बहुत फेमस आदमी है, FW टेलर। सभी ने अपने बीएसटी में इसका खूब नाम सुना है। सभी ने अपने बीएसटी में इसका खूब नाम सुना है। अब इन्होंने क्या कहा, FW टेलर ने क्या कहा, टेलर ने कहा साहब इफ इसने आपको प्लान दिया, इफ एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन की एफिशिएंसी 100% और मोर, मतलब आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन 100% या उससे ज्यादा है। जैसे आपने कहा था एक पूरे दिन में 100 यूनिट बननी चाहिए, अब सामने वाले ने 110 बनाई है या 120 बनाई है या 100 बनाई है, मतलब
जितना आपने बताया उतना काम किया है या उससे भी ज्यादा काम किया है, ठीक है, मतलब आपका काम, तो आप उसे क्या पैसा देंगे, आप उसे देंगे साहब वेजेस। वेजेस कितना देंगे, आप उसे देंगे 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। मतलब आप उसे, जो भी आपकी पीस रेट डिसाइडेड है उसके 120% से पैसा देंगे। मतलब अगर आपकी रेट 5 रुपए पर पीस है तो आप इसे 5 रुपए का 120%, मतलब आप उसे 6 रुपए के हिसाब से पैसा देंगे। क्लियर? चलिए, अब इसने कहा ये तो ठीक है, ये मोटिवेट कर रहा है कि आप या तो टाइम पे काम पूरा करो या जितना काम दिया गया है उससे भी ज्यादा करो, तो हम आपको फायदा देंगे। लेकिन साथ ही साथ जो आदमी आपका इतना भला करता है ना, उसको एक बात ये भी प्रॉब्लम है कि मेरा काम बाकी नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर आपने बिलो 100%, बिलो 100%, अगर आपका प्रोडक्शन बिलो 100% है तो वो कहता है कि हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे। मतलब हम आपको 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट से पेमेंट करेंगे। मतलब जो आपकी रेट 5 रुपए पर पीस की थी उसका 80% हम आपको 4 रुपीज पर पीस से पेमेंट करेंगे। डन? क्लियर है? समझ गए? ये आपका पहला आदमी है। याद रखने की बात ये, पीस रेट एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। पीस रेट पता होना चाहिए कि एफडब्ल्यू टेलर जो बात करता है वो पीस रेट के बारे में बात करता है, ठीक है? हाँ जी, पहला मेथड सभी को क्लियर है? मेथड नंबर 2, दूसरा ज्ञानी आदमी कौन सा आया? उसने कहा भाई ये पेनल्टी वेनल्टी नहीं चलती, ये लेबर लोग ऐसे ही हैं, आप इन्हें एक्स्ट्रा काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दे दो तो ये खुश है, लेकिन अगर इन्होंने कम काम किया तो आप इनका पैसा काट नहीं सकते। जैसे ही आपने इनका पैसा काटा ये कल ही हड़ताल पे चले जाएंगे, ठीक है? तो साहब आप इनका पैसा काट नहीं सकते, मतलब आप पेनल्टी नहीं लगा सकते, ठीक है साहब? हमने मान लेते तो वो दूसरा आदमी कौन था? वो दूसरा आदमी था मैरिक नाम का। दूसरा आदमी कौन था? पहला पर्सन था एफडब्ल्यू टेलर, दूसरा पर्सन कौन है? मैरिक। तो मैरिक क्या कहता है? इफ एफिशिएंसी इज, एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी हो, कितनी हो? वो कहता है साहब अप टू 83%। 83% की एफिशिएंसी हो तो पेमेंट कितना दिया जाएगा? पेमेंट दिया जाएगा नॉर्मल पीस रेट से। 80% की एफिशिएंसी पे नॉर्मल पीस रेट से। 83% टू 100%, 83% से लेके 100% तक पेमेंट दिया जाएगा 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। और
अगर आपकी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है तो फिर पेमेंट दिया जाएगा 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। मतलब 100% के ऊपर जाने के बाद टेलर की रेट भी वही आ जाती है और मेरिक की रेट भी वही आ जाती है। ठीक है साहब, समझ गए? क्लियर है दोनों मेथड? देखो ये याद रखने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं तीसरे पर्सन की। तीसरा पर्सन कौन है? तीसरा पर्सन है गैंट टास्क। और ये क्या है? इट इज ए मिक्स ऑफ टाइम एंड पीस रेट। ये टाइम रेट और पीस रेट का मिक्सचर है। ये क्या कहता है? ये कहता है साहब, इफ एफिशिएंसी इज, अगर एफिशिएंसी बिलो 100% है, 100% से कम है, तो हम आपको पीस के हिसाब से पैसा नहीं देंगे। हम आपको कितना देंगे? हम आपको केवल टाइम रेट। मतलब अगर आपने डिसाइडेड से कम काम किया है तो आपको पीस के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा, आपको पूरे दिन का पैसा मिलेगा जैसा सभी वर्कर को मिलता है। ठीक है, आपने कितना काम किया है उससे लेना देना नहीं है, केवल आपको टाइम का पैसा मिल जाएगा। एफिशिएंसी अगर आपकी एफिशिएंसी 100% है तो आपको टाइम रेट, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टाइम रेट प्लस 20% बोनस इन टाइम रेट। मतलब आपने अगर 100% काम भी किए तो भी हम आपको पीस से पैसा नहीं देंगे। जो आपका टाइम रेट था और उस टाइम रेट में 20% एक्स्ट्रा ले लेना। मतलब पूरे दिन के आपको 100 रुपए मिलते हैं, अगर आपने पूरे दिन में 100% काम किया है तो पूरा दिन का पैसा और उसमें 20 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 20% एक्स्ट्रा ले लो। लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी अबव 100% हो गई, अगर आपकी एफिशिएंसी अबव 100% हो गई तो हम आपका जो ये सिस्टम है ना टाइम रेट वाला, इसको चेंज करके क्या कर देंगे? पीस रेट। और वो भी कौन सा पीस रेट? हाई पीस रेट। मतलब नॉर्मल पीस रेट देते हैं उनसे भी ज्यादा देंगे आप। क्लियर है? तो ये थे 3 मेथड। अब आपको एग्जाम में क्या दिया हुआ आएगा? आपको किसी ना किसी मेथड का नाम दिया हुआ आएगा और आपको उस मेथड के हिसाब से वेजेस कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम करेंगे कल, इसके क्वेश्चन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है ये फॉर्मूले याद करना। ठीक है, कल मैं आते ही सबसे पहले पूछूंगा आपसे फॉर्मूले। ओके, सभी को क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।